नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। असम के चाय बागान में इस समय हम आपको प्रतीकात्मक रूप पर ले चल रहे हैं असमिया गौमुछा के साथ, क्योंकि दक्षिण से लेकर पूरब तक 3 राज्यों में आज जनादेश का दिन है और तीनों राज्यों में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। असम में दोपहर 1 बजे तक 59.63% मतदान हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि यही ट्रेंड रहा तो वहां पोलिंग कितने प्रतिशत तक हो सकती है। पुडुचेरी में भी 56.83% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ। केरल में दोपहर 1 बजे तक 49.7% वोटिंग हुई है। बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, वोट अपने डाल रहे हैं। लेकिन दरअसल कहें तो ये वो पूरा क्षेत्र जहां पर चुनाव हो रहा है ऐसा है जहां पर लोग जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। असम में 59.63%, केरलम में 49.7%, पुडुचेरी में 56.83%। ये दोपहर 1 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। संजय कुमार जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। संजय जी, वैसे भी असम तो डिस्टिंक्शन हासिल करता है वोटिंग में। बिल्कुल श्वेता जी, अगर आप देखें छोटे राज्यों में तो अक्सर बहुत हाई टर्नआउट होता है, लेकिन असम एक ऐसा राज्य है जो बहुत छोटा तो नहीं है, मीडियम साइज का स्टेट है। मीडियम साइज में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या उसके दृष्टिकोण से कह रहा हूं। और लगातार आप देखें पिछले चुनाव में भी 84% से भी ज्यादा टर्नआउट रहा था। और अगर आप लगातार पिछले कई चुनावों को देखें तो कोई ऐसा चुनाव आपको विधानसभा का नहीं दिखाई पड़ेगा जहां 80% से कम रहा हो। तो 80 से 85% टर्नआउट असम के तमाम विधानसभा चुनाव में होते रहे हैं। तो हाई टर्नआउट अगर ये हो रहा है तो कोई अद्भुत घटना नहीं हो रही है। आशुतोष जी भी आ गए हमारे साथ। और चूंकि हम यहाँ पर एक ऐसे वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए मिसाल होनी चाहिए, या फिर आशु आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कारण, क्योंकि यहां पर तो चाहे सरकार किसी की रिपीट होती है, सरकार को कोई चैलेंज करके नई सरकार में आता है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं वोट देने के लिए। असम का ड्राइविंग फैक्टर क्या? देखिए, असम का ड्राइविंग फैक्टर कुछ कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन जहां तक वोटिंग परसेंटेज का बढ़ने का प्रश्न, मैं संजय जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं कि छोटे राज्यों के अंदर ज्यादा पोलिंग होती है और अगर स्टेक बहुत हाई हो जाए, और मुझे लगता है जिस तरीके से हेमंता बिश्वा शर्मा और गौरव गोगोई ने इस कैंपेन में अपने स्टेक्स हाई किया है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो वॉलंटियर्स हैं और अपने जो समर्थक हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकालने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि असम तो मतलब जनरली 80% के ऊपर ही पोलिंग करता है। अब 82-83% के ऊपर कितना जाएगा, 90% की उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी 80 प्लस ही जाना मुझे दिखाई पड़ रहा है। और जो स्टेक्स ज्यादा हाई हो गया तो हो सकता है 1-2% और बढ़ जाए। अलग अलग सीट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे गौरव गोगोई का नाम आया, अब अगर कांग्रेस के पास कहा जा रहा है संजय जी इस बार कि अगर बेस्ट चांस कहा जाए गौरव गोगोई के साथ, इस बार उसके लिए हो सकता है कि जो एक पार्टी इतने लंबे समय तक एक राज्य में जिसने रूल किया हो, लेकिन उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ऑपोजिशन धीरे धीरे वहां से वाइप आउट हो रहा है। इस बार तो 100 के पार ही वो अपना आंकड़ा दे रहे हैं, जो टारगेट अपना सेट किया है। लेकिन क्या गौरव गोगोई भी एक बड़े चैलेंजर के रूप में दिख रहे हैं? गौरव गोगोई बड़े चैलेंजर है या कांग्रेस बड़ा चैलेंजर? गौरव गोगोई अपनी कंस्टिट्यूंसी में बड़े चैलेंजर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस है क्या? क्योंकि वहां तो जो सिटिंग है उनका विरोधी, वो तो लंबे समय से वहां पर जीतते हुए आ रहे हैं, दबदबा है। वो बिल्कुल ठीक बात है कि जो उनके चैलेंजर हैं वो लंबे समय से जीत रहे हैं। फिर भी गौरव गोगोई को मैं एक बड़ा चैलेंजर मान रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो चुनाव निश्चित जीत रहे हैं या हार रहे हैं। चैलेंजर तो हैं, निश्चित रूप से चैलेंजर हैं। एक बड़े नेता है कांग्रेस के, लोकसभा में डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, चुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो चैलेंजर तो एक स्ट्रांग चैलेंजर हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को मैं देखूं तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस स्ट्रांग चैलेंजर है। पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो 2 गठबंधनों के बीच लड़ाई थी, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महाजोत, और दोनों के बीच में सीटों का अंतर भले ही बड़ा था लेकिन वोट प्रतिशत बहुत कम था, 1.6%। इस बार एयूडीएफ उनका सहयोगी नहीं है। एयूडीएफ अलग चुनाव लड़ रही है। 30 सीटों पर एयूडीएफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और अगर उनके 9% वोट अगर आप काट दें तो महाजोत इस बार जो इंडिया अलायंस कह लें उसको, वो बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ता है।
तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े चैलेंजर के रूप में असम में मुझे दिखाई पड़ती है। पिछली बार तो फिर भी आशुतोष जी हमने देखा एनआरसी के मुद्दे के बाद कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि केवल जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए नहीं बल्कि जो कई हिंदुओं के नाम भी कटे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि चुनावों से पहले वो चीजें रेगुलराइज हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ा मुद्दा होगा। इस बार वो मुद्दा भी उस रूप में नहीं है। क्या असम का चुनाव, जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी आपसे, असम के चुनाव में ड्राइविंग फैक्टर न सही लेकिन क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर राइड करने का, जिसकी सवारी करने के बारे में विपक्ष इस समय सोच रहा है? देखिए, दो चीजें। पहली बात है, जब हम बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कर, जिसका आपने हल्का सा जिक्र किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है उसके प्रति उसके अंदर ईमानदारी नहीं है। क्यों मैं ये बात कहता हूं? क्योंकि 19 लाख लोगों की पहचान हुई थी, जिससे फाइनली ट्राइब्यूनल के द्वारा 16 लाख लोगों की पहचान हो पाई कि 16 लाख वो हैं जिनको हम बांग्लादेशी घुसपैठिए कह सकते हैं। उसमें से जिनका कैंपेन था वो बार बार बताने की कोशिश करे कि मुसलमान ज्यादा है। हकीकत क्या है कि 16 लाख में सिर्फ 7 लाख मुस्लिम निकले। बाकी के जो निकले उससे 5 लाख वो थे जो असमिया हिंदू थे, और जो असमिया बोलते थे। बाकी के 2 लाख के आसपास वो बंगला बोलते थे, और 1.5 लाख के आसपास गोरखा के थे। अब उसके बाद आप बार बार कह रहे हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा या नरेंद्र मोदी की सरकार ये बताएगी कितने घुसपैठियों को आपने बाहर भेजा? जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ लिस्ट आपके पास, फिर भी आप नहीं भेज पा रहे। दूसरा सवाल, इस चुनाव के अंदर जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो एक चालाकी का काम किया है, पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द बना लिया है। तो जब चुनाव किसी एक नेता के इर्द गिर्द हो जाता है, जब वो मुद्दा बन जाता है, तब पोलराइजेशन होता है उसमें। लेकिन तीसरी बात मुझे लगता है कि जो असम का जो पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर्स है, उसमें कांग्रेस पार्टी 44% 43% के बीच में 1.5% का फर्क हो, ये मुझे लगता है संजय जी से माफी के साथ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है। क्योंकि जो अपर असम है, उस अपर असम में पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था। इस बार उस अपर असम के हिंदुओं में से बड़े तबके को अपनी तरफ लाने के लिए तरुण गोगोई को एक तो कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, दूसरा जो अखिल गोगोई है उनके साथ गठबंधन किया, तीसरा लुरिनजोत गोगोई है उनको भी अपने साथ लिया। और अगर आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव में जोरहाट में जहां से गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे थे, वहां 10 में से 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीते, तो लोकसभा का चुनाव जीता। अगर अपर असम में गोगोई फैक्टर काम किया, गोगोई प्लस गोगोई प्लस गोगोई, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल वहां पे हो सकती है। अगर असम में बीजेपी अपने आप को संभाल के ले गई और पिछली सीटों अगर मेंटेन करेगी, तो फिर बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद होगी। तो सारा कुछ फोकस उनका अपर असम को लेकर ही है, और इसीलिए राजदोर दल और लुरिनज्योति को मिला के उन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश की, और एआईडीएफ को उन्होंने एक तरीके से किनारे रख दिया है। हाँ, नहीं, इस बार के गठबंधन भी अहम है जो असम चुनाव में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। पीयूष, डिलिमिटेशन के बाद 2023 में जो हुआ, उसके बाद पहली बार विधानसभा में जब ये चुनाव होंगे, कहीं पर सीटें बढ़ी हैं, कुछ सीटों में कमी हुई है, कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखने के आसार? जी बिल्कुल, कोई दोहराई नहीं है कि इसका प्रभाव इस बार चुनाव में पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जो वर्ग उनको वोट नहीं करता, वो इस बार डिलिमिटेशन की वजह से एक जगह जो है वो सिकुड़ जाएगा, जिससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। लगभग 23 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा संख्या में रहती है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है, हम पिछले 2 से ढाई हफ्ते तक हम घूमे हैं, और कई जगह हमने ये महसूस किया कि असम में अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो एक जगह सीमित है। बंगाल की तरह जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते, तो इसको कहीं ना कहीं एक फैक्टर का बीजेपी के नेताओं की तरफ से माना जाता है कि उनके फायदे में काम करेगा। वहीं दूसरी ओर एक बात और कि इस बार बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनको ये लग रहा है कि वो अपने दम पर ही 75 से 80 सीटें लेकर आ सकते हैं। 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और 75 से ज्यादा का मार्जिन इस बार वो लेकर चल रहे हैं। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है असम के अंदर कि प्रो इनकम्पेंसी इस बार कहीं नहीं होती हुई नजर आ रही है, और हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे पर ही चुनाव पूरी तरह से लड़ा गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस बार चुनाव में देखी गई कि इस पूरे चुनाव में, चुनाव प्रचार में, अगर बीजेपी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक रहा तो खुद हिमंता बिस्वा शर्मा रहे। लगभग 103 विधानसभाओं में वो खुद गए,
वहां पर कई बड़े कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और घुसपैठ के मुद्दे के अलावा जो महिलाओं के लिए डेवलपमेंट का काम किया, साथ साथ महिलाओं का जो समर्थन हिमंता बिस्वा शर्मा को दिखा, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी आशा इस बार लगा रही है कि वो अपने दम पर ही सरकार बना लेगी। आपको याद होगा कि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को काफी कम 3 से 4 नंबर जो है कम पड़ गए थे और उनको सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ा था सरकार बनाने का। लेकिन इस बार 75 का मार्जिन बीजेपी लेके चल रही है और उनको उम्मीद है कि अपने दम पर ही सरकार असम में बन जाएगी। पवन खेड़ा के जो आरोप रहे हैं वो रेजोनेट कर रहे हैं ग्राउंड पे, आपको लग रहा है ऐसा? उसकी चर्चा हो रही है क्या? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लोगों को कई जगह जब हम पोलिंग कवर कर रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, तो कई मतदाताओं को तो पवन खेड़ा का नाम तक नहीं पता। हमने जब 2 बार 3 बार पूछा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में हमने लोगों को बताया, तब उनको याद आया कि हाँ, ये कांग्रेस के नेता ने कुछ आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी पर लगाए थे। उसके वजह से जो है उनको पवन खेड़ा का नाम याद आता है। तो इसका असर चुनाव में नहीं नजर आ रहा, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा इसको लेकर काफी सीरियस है। उनका ये मानना है कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसीलिए एक एफआईआर भी दर्ज की गई और हमने देखा कैसे पुलिस भी पवन खेड़ा के घर पर पहुंची थी और लगातार दबिश पवन खेड़ा को लेकर की जा रही है। इस बार जो डिलिमिटेशन हुई है उसके बाद जो सीटें बदली हैं, दरअसल जो कुल सीटें हैं वो तो सेम टू सेम, यानी कि 126 सीटें वहां पर दिख रही हैं और जो रिजर्व सीटें हैं उनमें जो एससी सीटें हैं वो 8 से 9 हो गई हैं, जो शेड्यूल ट्राइब सीटें हैं वो 16 से 19 हो गई हैं। वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीटें जो है वो 1 से 2 हुआ है, बोडोलैंड में 11 से 15 और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3। अब कितना उसका प्रभाव दिखेगा? जैसे लोअर असम में 2 सीटें कम हुई हैं, अपर असम में 1 सीट कम हुई है। ये सारी चीजें हैं जिसका आकलन शायद इन चुनावों के नतीजों के बाद बेहतर हो सकेगा। मौसमी सिंह भी हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं, जोरहाट से वो जुड़ रहे। मौसमी, आवाज आ रही है? अभी जल्दी करो, हम रास्ते में रुक गए तो कर रहे। नहीं देख श्वेता, जो आप ये जो डिलिमिटेशन की बात कर रही है ना, हाँ। इसमें जो एक बड़ा फेरबदल करने की कोशिश की गई है कि 30 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पे मुस्लिम मुस्लिम डोमिनेंट बहुत, थे या जी। मुस्लिम डिसाइड करते थे। हाँ। अब उस 30 को घटा के 22 कर दिया गया। इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान ऑब्वियसली बीजेपी को नहीं होगा, इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो जो डिलिमिटेशन भी किया गया है वो दरअसल कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने फायदे के लिए करने की कोशिश की। दूसरी बात क्या है कि चुनाव के ऐन वक्त पे अगर आप 40 लाख महिलाओं के खाते में अगर आप 9,000 रुपए ड्रॉप कर देंगे तो फिर बचता क्या है उसके बाद? जो बिहार के अंदर हमने मॉडल देखा कि चुनाव 2 दिन पहले लोगों के खातों में, महिलाओं के खातों में पैसे चले गए, यहां भी लमसम करके जो 9,000 रुपए उनके खातों में डाल दिए गए। अब ये आप खाते में पैसे डाल रहे हैं, उसके अलावा आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको लग रहा है कि वैसे हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा मुख्यमंत्री, क्या आप इस बात से सहमत होंगे, जो लोगों के बीच घूमते हैं? मतलब उनका एक परसेप्शन लोग जानते हैं, गांव-गांव में लोग जानते हैं, बात करते हैं। सामने अगर एक गौरव गोगोई जैसा चेहरा है, वो भी सन ऑफ द सॉइल, एक ऐसे पिता का बेटा जो सबसे लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री रहे होंगे, तो अगर हम उन 2 चेहरों के, क्योंकि सारी चीजें आप एक तरफ रखिए, लेकिन अगर 2 मुख्य पार्टियों को लीड करने वाले 2 ऐसे चेहरे होते हैं जिनके इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जा सकता है, तो एक कंपटीशन तो कंपटीशन तो हमेशा रहता। मैं आपको उदाहरण दे दूं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में किसने कहा था भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे? सारे लोग ये कह रहे थे भूपेश बघेल बड़े लोकप्रिय हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और एक जो छवि है उनकी, लेकिन चुनाव बुरी तरीके से हार गए। और उसके पहले वाले चुनाव में जब किसी को उम्मीद नहीं थी कांग्रेस वहां जीत सकती है, तब वहां भूपेश बघेल ने एक बड़ा उलटफेर किया था। तो ये जो चुनाव है, मुझे लगता है कि इस बार की जो फैक्टर ये नहीं कि 5 साल के लिए आपके क्या कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार है। अगर उस 10 साल के अंदर लोगों को लगेगा कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया जितने वायदे किए हैं, तो वहां दिक्कत होगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक काम चालाकी से किया, अपने आप को मुद्दा बना दिया वहां पर। तो जब अपने आप को मुद्दा बनाते हैं तो फिर उसपे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो बीजेपी को वोट देना चाहते होंगे, लेकिन अगर हिमंता बिस्वा शर्मा बन जाएंगे तो हम नहीं करना कर, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो पार्टी का तो थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन जब आप खुद मुद्दे बन जाते हैं तब या तो आप इधर रहते हैं या उधर रहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत, देखिए ये शॉट, ये जो हम नहीं, मैं खुद गार्डन चौंक गया कि मैं टी गार्डन में कहां से पहुंच गया। और चाय भी नहीं है आपके पास? चाय भी पिला ली जाए। असम का चुनाव हम कवर कर रहे हैं तो चाय है नहीं यहाँ। चाय के साथ, असमिया चाय के साथ हमें करना चाहिए। मौसमी जुड़ गई हैं अब आप हमारे साथ।
ये बताइए कि जोरहाट में खासकर, क्योंकि जिस तरीके से वहां के मुकाबले को हम देख रहे हैं, एक तो गौरव गोगोई के जरिए कांग्रेस जो एक वापसी का प्रयास कर रही है, कितनी इस बात की चर्चा आपको दिख रही थी? पहले तो श्वेता, जिस चाय की आप चर्चा कर रही हैं, यहाँ पे चाय के बगान ही बगान है। और चाय नहीं, वैसे अगर आप असमीज में या असम के लोग बोलेंगे तो साय बोलेंगे कि साय पिया कि नहीं। और साय वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पे कड़क होती है, लेकिन सियासत जो है वो भी बहुत कड़क हो चली पिछले के कुछ 3-4 दिनों में, जो आखिरी दिन थे कैंपेन के। और वाकई में बीच के पूरे बीच में जो कांग्रेस के चेहरे थे, गौरव गोगोई, वो जोरहट से लड़ रहे हैं। अगर आप लोकसभा देखें तो जोरहट से कांग्रेस लोकसभा सीट जो है लगभग 1.5 लाख वोट से हारते हुए आ रही थी। लेकिन जब गौरव लड़े जोरहट से तो वो 1,25,000 या कुछ इस तरीके के मार्जिन से जीते। तो उन्होंने ना सिर्फ हार का मार्जिन 2019 का ब्रिज किया, लेकिन उसको एक्सीड भी किया। मेरा कहने का मतलब ये था कि कई वोटर यहाँ पे इतने वोकल नहीं होते हैं, खास तौर से जो यूथ वोटर है उसमें क्या सेंटिमेंट चल रहा है। जो अपर असम का स्ट्रेच है, यहाँ की आइडेंटिटी अलग होती है। अहोम कम्युनिटी से लेके मिसिंग ट्राइब्स से लेके टी गार्डन वर्कर्स हैं और असमीज हिंदू हैं, अलग अलग समुदाय जो है यहाँ पे पूरा एक अमेलगमेशन बनाते हैं। हर एक समुदाय की आकांक्षाएं अलग है। ऊपर से वो यूथ वोटर्स हैं जो भारी तादाद में इस पूरे स्ट्रेच पे है। और अपर असम कांग्रेस के लिए चाबी होल्ड करता है श्वेता, क्योंकि अपर असम में पहले तरुण गोगोई के दौर में कांग्रेस काफी अच्छा करती आती थी, लेकिन जब से हेमंत की वापसी हुई है उन्होंने यहाँ पे अपना किला मजबूत किया है। तो क्या अहोम समुदाय जो यहाँ पे एक अच्छी तादाद में है वो गौरव गोगोई को अपना नेता मानेंगे, जिस समुदाय से गौरव आते हैं? क्या वो एक तो वो अंडर करंट, हालांकि अगर उनके इमीडिएट जो कैंडिडेट से उनका मुकाबला है वो 2 बार से जीत करा है, हितेंद्र नाथ गोस्वामी असम गण परिषद से भी वो जीत चुके हैं, बीजेपी से भी वो जीत चुके हैं। लेकिन जो एक तो जुबिन गर्ग का जिनका नाम लिया मौसमी ने, उस पर, और साथ में जो टी वर्कर्स के मुद्दे हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया। असम विधानसभा चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश, हालांकि नजर हमारी केरलम में, पुडुचेरी में, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, उस पर भी है। साथ में साथ बंगाल में भी चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपनी चरम पर ही चल रही है। लेकिन आज हम आपको ये असम की 3 तस्वीरें, असम, पुडुचेरी, केरलम में किस तरीके से 1 बजे दोपहर तक असम में 60% से आधा प्रतिशत कम करीब, पुडुचेरी में भी 56.83% वोटिंग हो गई, और केरलम में 49.7% दोपहर 1 बजे तक बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और अपने अपने राज्यों की जो एक परंपरा इनकी रही है कि अच्छी खासी वोटिंग वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, वो यहां पर दिख रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज वोटिंग के दिन क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। पहला बात, वेदर बहुत अच्छा है असम में और लोग बहुत ज्यादा वोटिंग कर रहा है। मेरा लगता है कि शाम तक होते होते वी शुड बी समवेयर 75 to 80% वोटिंग। मेरा लगता है कि 80 तक हम लोग जाएंगे। असम का विकास के लिए वोट होना चाहिए, असम का डेवलपमेंट के लिए वोट होना चाहिए। सब वोट करें स्टेट का विकास के लिए। विकास पूरे प्रदेश में घूमे, क्या ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि लोग आके इस बार बीजेपी को दोबारा? मेरा लगता है कि इस बार चुनाव थोड़ा सा वन साइडेड है और विकास के लिए वोट दे रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है। सर एक सवाल मैं लूं, अगर जो मियाँ का मुद्दा था उसको लेकर आप लोगों के बीच में, आज चुनाव का दिन, हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन का दिन है। लेकिन सर मेरा लगता है कि चुनाव आयोग का नियम पालन करना जरूरी है। हमारा बात हम बोल दिया हूँ, चुनाव का दिन चुनाव आयोग का ही चले, हमारा ना चले। एक आखिरी प्रश्न, चुनाव से पहले, ठीक पहले हमने देखा कैसे कुछ आरोप आप पर और आपके परिवार वालों पर लगे, उन पर आप आज देखिए, अभी जब वोट दान होगा जनता सब साफ कर देगा। असम की जनता इसको कोई आरोप है ही नहीं है। या आरोप लगाने से आरोप होता है, डुप्लीकेट कागज में आरोप नहीं बनता, इसमें सीटिंग होते हैं।
हेमंत बिस्वा शर्मा, बिल्कुल संभल कर, और जाहिर है कि चुनाव वाले दिन आप अपील भी वोटिंग के लिए कर सकते हैं, अपने लिए वोटिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन 126 में से 104 एनडीए को कह दिया है इस बार उन्होंने। मतलब संगीत रागे जी, लगभग 400 पार वाला फील है इस स्टेटमेंट में। देखिए, मुझे लगता है बाय एंड लार्ज जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें एक मोटा मोटी बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है वहां पे। दूसरी बात है अभी ये आंकड़ा कितने तक जाता है ये देखने वाला ज्यादा दिलचस्प होगा। बट सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, तब वोटों का अंतर दोनों गठबंधन के बीच में मात्र 1.5% का अंतर था। यदि उन वोट को हटा दिया जाए, हालांकि ये देखेंगे कि यदि लोकसभा चुनाव के यदि हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का वोट पहले से हमेशा डिक्लाइन करते रहा है, और जो उनका सबसे सेफ सीट था वहां पर वो 10 लाख से हार गए, और वो भी कांग्रेस पार्टी के हारा है। इसका मतलब है कि आसाम के अंदर मुस्लिम वोटर्स जो है वो पोलराइज करके कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी। क्या विधानसभा के अंदर भी वो खड़ी रहेगी? मुझे लगता है कि यही कॉन्फिडेंस है जो राहुल गांधी को संभवतः इस बात के लिए तैयार किया कि बदरुद्दीन अजमल पार्टी के साथ जो है वो हम गठबंधन नहीं करें। मुझे लगता है कि वो बड़ा डैमेजिंग फैक्टर होगा, और वो डैमेजिंग फैक्टर इसलिए कि वो उनका असर कम नहीं हुआ है जो लोअर आसाम के अंदर है, बराक वैली के अंदर है। दूसरी बात, पहले बराक वैली के अंदर, लोअर आसाम के अंदर और सेंट्रल आसाम के अंदर, ये तीनों को यदि आप काउंट कर देते हैं तो 30 सीटें के आसपास, पहले वो 35-40 के बीच में पड़ता था। डीलिमिटेशन के बाद जो है वो 22 से 25 सीटें जो है, बहुत साफ साफ ये बातें हैं, 22 सीटें ऐसी है जिस पर मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा होल्ड है। तो वो 126 में से 104 इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि वही सीट वो माइनस कर रहे हैं। हाँ, तो वही कर, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इतनी सीटें आएंगी। बट मुझे लगता है कि 95 सीटें के आसपास, 90 प्लस सीटें जो है वो पूरे गठबंधन को मिलेगा असम के अंदर। नहीं, देखिए, असम के अंदर कांग्रेस पार्टी मुसलमान वोटों से नहीं जीतेगी। अगर उसको चुनाव जीतना है तो फिर हिंदू अहमिया वोटों से ही उसको चुनाव जीतना होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि जो मुस्लिम जो अजमल के साथ इन्होंने गठबंधन नहीं किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि सामने जैसे ही अजमल का चेहरा आता वैसे ही वहां पोलराइजेशन हेमंत बिस्वा शर्मा इतने बड़े पैमाने पे करते कि हिंदू वोटर उनकी तरफ आने से थोड़ा झिझकता। तो जो मैंने पहले कहा कि अपर असम के अंदर जो तरुण गोगोई प्लस अखिल गोगोई प्लस लुरिनज्योति गोगोई, इन तीनों को लाने के पीछे का कारण क्या है कि एक तो अहोमिया जो आइडेंटिटी है उसके इर्द गिर्द हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करना, और तरुण गोगोई को जो वहां का अध्यक्ष बनाया गया, जो जोरहाट से चुनाव लड़े और 10 में से 9 सीटों पर वो लोकसभा में वो आगे रहे तो सिर्फ इसीलिए कि उनकी कोशिश ये कि जो हिंदू वोटर उनके साथ था, जो उनके पिताजी के साथ था, उसको लाया जाए। जब तक वो इनके साथ नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि मुस्लिम वोटरों में अब अखिल भारतीय स्तर पर एक सहमति बनती दिखाई पड़ रही है कि वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखता है। उसको लगता है कि जब हम अजमल के साथ जाते हैं या किसी दूसरे मुस्लिम नेता के साथ जाते हैं तो हमारा नुकसान होता है, और उससे बीजेपी को पोलराइजेशन का फायदा होता है। हम चाय बगान से चलते हैं समुद्र किनारे, तिरुवनंतपुरम से, केरला में भी देख लिए, महाराष्ट्र के अंदर जो है, केरला में भी आपका एम्बिशन है ना बीजेपी का वहां पर भी। देखिए, तो हम केरलम चलते हैं, हमारी संवाददाता वहां से जुड़ रही है हमारे साथ, थोड़ा सुन लीजिए। अक्षिता हमारे साथ जुड़ रही है तिरुवनंतपुरम से। अक्षिता, बहुत आपकी स्टोरीज, बहुत शानदार स्टोरीज इंडिया टुडे के जरिए हम वो सभी देख रहे हैं, सारे रंग वहां के, क्या अलग होता है वहां के चुनाव में, आज क्या अलग हो रहा है, आज क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा कंपटीशन। मैं चाहूंगी कि आप सम अप करके वहां की एक पूरी तस्वीर हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार श्वेता, और थैंक यू। हमारे कवरेज जो है एक हफ्ते से हम केरला में हैं, और आज जो हम देख रहे हैं, और मैं ज्यादातर यही बोलती हूँ कि केरला में जो लिटरेसी रेट है उससे मतलब ट्रांसलेट होकर वोटर टर्नआउट में भी दिख रहा है, क्योंकि अगर 2021 में बात करें तो 74% वोटर टर्नआउट था। इस बार 3 PM तक ऑलमोस्ट 65% हो चुका है। तो लग रहा है कि केरलम इस बार ऑल रिकॉर्ड्स शैटर करेगा और न्यू रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट होगा, और ये अच्छा है क्योंकि फिर केरला जितने भी
भी पैरामीटर्स में लीड करता है, वोटर टर्नआउट में भी लीड करेगा। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ब्रिस्क वोटिंग हुआ सुबह 7 बजे। साउथ इंडिया में यूजुअली हम सब बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो इसलिए सुबह 7 बजे ही जितने भी सुपरस्टार्स, बिग पॉलिटिशियंस हैं, सब आए थे वोट करने के लिए। पूरा मतलब नो प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं हुआ था वोटिंग के टाइम पे। लेकिन ईसी को यही कहना है कि लग रहा है कि इस बार 85% तक वोटिंग परसेंटेज जा सकता है। इसके ऊपर भी काफी चर्चा हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा पहले और काफी ये ट्रेंड भी दिखता है कि जब वोटिंग टर्नआउट इतना हाई होता है तो फिर कोई इंडिकेशन है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर ये रीडिंग सही है तो फिर यूडीएफ अभी बहुत मतलब देख रहे हैं कि कितना नंबर्स आएगा, क्या वोटर टर्नआउट होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये पॉजिटिव होगा उनके लिए कि एज दे से विंड्स ऑफ चेंज स्वीपिंग थ्रू केरलम, वैसे एक मैसेजिंग होगा। तो देखना पड़ेगा कि कितना होगा, लेकिन अब तक 3 बजे तक 65% हो चुका है। अब बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे, हमने देखा कि राजीव चंद्रशेखर जो नेमम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, सुबह सुबह आया था, वोट किया था, और बीजेपी को लग रहा है कि इस बार चांस हो सकता है। 2021 में 0 सीट्स मिला था, लेकिन उनका 12% का वोट शेयर था, तो उनको लग रहा है कि उस पर बिल्ड करके इस बार शायद वो उनके अकाउंट भी ओपन हो सकता है, शायद उनको सीट्स भी मिल सकता है। और उसमें पहला प्रायोरिटी है नेमम सीट तिरुवनंतपुरम में, क्योंकि उनके बीजेपी चीफ स्टेट का राजीव चंद्रशेखर वहां से लड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अक्षता। एक बहुत अच्छी स्टोरी की थी संजय जी अक्षता ने, जहां पर उन्होंने दिखाया कि जो पोलिंग जब आपका कैंपेनिंग खत्म होती है तो उसका आखिरी 1 घंटा सारी पार्टियां मिलकर एक साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में उसमें नाच गाना एक साथ होता है, सारी चीजों को भुलाकर कि अब तक जितनी भी चीजें हमने की हैं, लड़ाई लड़ी है, वो सब भूल जाएं। बहुत मायनों में केरला की परंपरा, केरलम की परंपरा बहुत अलग होती है पॉलिटिकली। बिल्कुल, देखिए केरलम की एक परंपरा तो और भी थी। 77 के चुनाव से अगर आप देखें और 21 तक देखें तो हर चुनाव में सरकारें बदलती रही थी। 21 में जाके पहली बार ये परंपरा टूटी। 77 से आप लगातार कितने चुनाव हो गए, लगभग 10-12 चुनाव हैं। तो ये परंपरा भी थी केरल में, वो परंपरा टूटी 21 में। जिस परंपरा की आप बात कर रही है वो बहुत सचमुच एक अद्भुत परंपरा है, और मुझे लगता है कि इस तरह की परंपरा दूसरे राज्यों में भी होनी चाहिए। जिससे जैसे आप यूएस के चुनाव की जब बात होती है, कहते हैं प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिसकी देखिए ना 62.71% वोटिंग हो गई है केरलम में दोपहर 3 बजे तक। तो हम 1 बजे तक का डेटा आपको दिखा रहे थे, अब ये दोपहर 3 बजे तक 62.71% वहां पर वोटिंग हो चुकी है। अब वहां पर कितना क्या, और पुडुचेरी में 72.4% वोटिंग वहां पर हो चुकी है 3 बजे तक। असम का भी जैसे ही डेटा आता है हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 59% जो है 59% से ऊपर 1 बजे दोपहर तक ही हो चुका था। तो ये 75% 75 क्या 76 ही हो गया, ऑलमोस्ट 75.91%। पिछले बार 82.4% हुआ था। एक चीज इससे निकल करके एक चीज आ रहा है कि जो पैटर्न है छोटे स्टेट्स के अंदर, वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं होता? दिल्ली को भी हम स्टेट यूनिट के तौर पे मान लेते हैं, सही बात है। तो दिल्ली के अंदर इतना वोटिंग परसेंटेज हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आसाम एक छोटा स्टेट ही हम मानते हैं, पुडुचेरी या केरला भी छोटा स्टेट मान करके चलते हैं, उनकी जनसंख्या होती नहीं है, लेकिन जो टर्नआउट है इस समय, कितनी भीषण गर्मी होगी साउथ में, इसके बावजूद भी इतना यदि आसाम का तो समझ सकते हैं कि वहां पर बड़ा खुशनुमा है, लेकिन पुडुचेरी के अंदर तो बहुत भारी गर्मी इस समय होगी। अप्रैल के महीने में भारी गर्मी हो जाती है, फिर केरला के अंदर भारी गर्मी, इसके बावजूद भी इतना बड़ा सबसे स्पष्ट तस्वीर तभी दिखती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करते हैं, क्योंकि उसी में फिर आपको राय समझ में आती है कि लोग जिनको चुनकर ला रहे हैं किस सोच के साथ ला रहे हैं। और तभी मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकली प्रिडिक्शंस भी की जाती है ना, कि अगर हेमंता कह रहे हैं कि 104 हम जीत लेंगे एनडीए, वैसी चीजें उसके बाद ही ज्यादा सफल होती है। लेकिन एक आशुतोष जी, जो टी वर्कर्स की बात हो रही है हर चुनाव में होती है, चाहे असम के चुनावों की बात हो या फिर हम पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों की बात कर लें, लेकिन हर बार फिर एक मुद्दे के साथ वो आ जाते हैं। इस बार भी जो गौरव गोगोई हैं वो इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज को कर रही है और वो कह रही है कि हमारे पक्ष में है सब। चुनाव के पहले तो तमाम तरीके के दावे प्रतिदावे तो किए ही जाएंगे, उसके किसका असर होगा किसका असर नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को अगर जीतना है तो हिंदू वोटर को अपने पास लाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं वहां पे।
जिस स्तर पे ले जाके हेमंता ने वहां पे पोलराइज करने की कोशिश की है, और जो सर्बानंद सोनोवाल के जमाने में वैसा नहीं था। वो असम गण परिषद से आए हुए थे, ये कांग्रेस से आए हुए हैं, और इनकी पर्सनल राइवलरी भी है। क्योंकि जो हेमंता बिस्वा शर्मा को जो दिक्कत पैदा हुई कांग्रेस के अंदर, वो इसलिए क्योंकि तरुण गोगोई ने जो गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और वहां से फिर इनके बीच में एक डिफरेंसेस पैदा हुए। तो ये लड़ाई दरअसल उस लेगेसी को लेकर भी चलने की लड़ाई है, और ये चाहेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा कि आने वाले समय में गौरव गोगोई प्रदेश के स्तर पर उनके लिए कोई बड़ी चुनौती ना साबित कर पाए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, और इसलिए वो एन केन प्रकार सब कुछ करके वो चुनाव को जीतना भी चाहेंगे और ज्यादा सीटें लाना चाहेंगे। जो 104 वाला फॉर्मूला है वो लगभग उत्तर प्रदेश वाला 80-20 वाला फॉर्मूला, वो इशारों में यही कह रहे हैं कि 22 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको 104 ही सीट चाहिए। तो वो फॉर्मूला गौरव गोगोई से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की है, सुन लेते हैं। देखिए, हमारे स्वर्गीय पिताजी हमारे लिए एक प्रेरणा स्वरूप थे। उनसे हमने असम के बारे में, राजनीति के बारे में, कांग्रेस के बारे में, लोक सेवा के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, और आज भी वो लोगों के बीच में उनको एक विशेष स्थान लोगों के मन में है, हृदय में है। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वे जहाँ पे भी है हमें सबको आशीर्वाद करें, असम को आशीर्वाद करें। क्योंकि हमने लेगेसी की बात की, और आखिरी सवाल की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी आरोप लगता है कि काफी सीनियर लीडर थे, उनको पीछे छोड़ के गौरव को मौका दे दिया गया। तो विरासत की जो सियासत कांग्रेस करती है। देखिए, काफी राजनीतिक सवाल मौसमी आपने पूछा है, इसमें काफी कॉन्टेक्स्ट भी है। अब इस सवाल को प्रॉपरली उत्तर देने के लिए मुझे आपसे दोबारा मिलना पड़ेगा, ताकि आपके भी सवाल का जो इसमें आपने जो ये क्या कॉन्टेक्स्ट जो बनाया है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं बाद में आपको उसका उत्तर दूंगा। लेकिन सवाल तो ये है कि चुनाव के दौरान ही ये सवाल का जवाब जनता तक पहुंचना चाहिए। डायनेस्टी कोई मुद्दा नहीं है भारत के अंदर। डायनेस्टी अगर मुद्दा होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी, सब तो डायनेस्टी पे जिंदा है। आप डायनेस्टी हटा दिए, भारत का लोकतंत्र खत्म। नहीं, लेकिन सीधे जहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई आता है, वो तो डायनेस्टी का मुद्दा हो ही जाता है। बोले कि एक काबिल नेता एक पार्टी में नहीं बन पाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो श्वेता जी, मुझे लगता है कि इस चीज पर हम लोगों को थोड़ा नए तरीके से सोचना चाहिए। एक तो है डायनेस्टी पॉलिटिक्स, दूसरा है कि हम वो पार्टी हो जो परिवार बेस्ड हो। डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर भी है, पिता हैं तो उनके बेटे हैं, उनके पति हैं, भाई हैं, सब है, इस प्रकार की चीजें दिखेंगी। लेकिन परिवार पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें परिवार एक तय करता है कि क्या कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। पार्टी लीडरशिप, हाँ, नहीं, वो एक परिवार की पार्टी है। जैसे आप जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई रीजनल पार्टियां, वो सब परिवार पार्टी में कन्वर्ट कर दी। चाहे वो आप डीएमसी से शुरू कर दीजिए, चाहे वो अकाली दल को आप ले लीजिए, जितनी पार्टियां आपको काउंट कर दिमाग में आप ला सकते हैं, शिवसेना से लेकर के, ये सब परिवार पार्टी इनको कहते हैं, और उसमें कांग्रेस भी परिवार पार्टी है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो इन दोनों के बीच में, परिवार पार्टी और डायनेस्टी पॉलिटिक्स दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इतना एक तेज तर्रार नेता, हमने कहा आज सुबह कहा था कि दो खांचे में बांटिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी में आए हुए नेता, दोनों के बीच में अंतर कीजिएगा। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आए हुए नेता हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आए हुए नेता हैं। ऐसे कई नेता आए हैं जो बड़ा भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक्टिव, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन तपस्या में खपा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और अब आप देखेंगे कि से आसाम के अंदर इतना एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाला आपको कोई भी नेता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी को मिला। वो एक प्रकार का आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह ही, जैसे हम कह सकते हैं। आसाम के अंदर कई लोग उनको संज्ञा देते हैं, देने के लिए तो आशुतोष जो है नॉर्थ ईस्ट की बाकी राज्यों में भी जिस तरीके से उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया, बिल्कुल, तो इसके लिए तो उनको वो संज्ञा दी जाती है। लेकिन अब एक और सिर्फ पोलराइजेशन पर यदि आप बात करेंगे कि सिर्फ पोलराइजेशन के कारण जीता है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ अन्याय करेंगे आप। नहीं जीता है, 2 बार की बात, मैं 2 बार की बात, पिछली 2 बार तो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार। सर्बानंद सोनोवाल बहुत जिसे कहते हैं सोबर किस्म के नेता हैं, मितभाषी हैं,
मधुर बोलते हैं, कभी कटु बात नहीं बोलेंगे, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं ना कि कांग्रेस को हमको निपटना है तो कैसे निपटा जा सकता है। टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स भी जानते हैं, और जो कांग्रेस के ये से आए हैं तो उनको पता है कि हमको कांग्रेस से कैसे निपटना है, तो उसी भाषा में कई बार उनको जवाब देने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा घेरा भी उन्होंने राहुल गांधी को था, बिल्कुल, जब वो बिल्कुल, टिड्डी वाला वो बिल्कुल शुरुआत उन्होंने की। अब मुझे लगता है कांग्रेस ने आसाम उनके के टैलेंट को अंदर पहचान लिया था हाँ। कि किस हद तक वो पोलराइज और कम्युनलाइज करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं थी। देखिए आसाम, हमारे ख्याल से बिल्कुल नहीं श्वेता जी, देखिए योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी, बाहर से आए हैं गिरिराज जी बाहर से आए। मैंने जो बोलना चाहता हूँ अभी चुनाव वहां चल रहा है, समय गिरिराज जी, योगी आदित्यनाथ जी जल्दी से खत्म कर लीजिए, आधे पे रह जाएगा स्टेटमेंट। 3 हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर निकल करके आते हैं, जो बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चर्चा में जुड़ने के लिए। रहे हैं। वोटिंग चल रही है इस समय, अच्छी वोटिंग हुई है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत स्वस्थ है, डिस्टिंक्शन अभी से हासिल करते हुए सब दिख रहे हैं।